आज का टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ये आपका 10th क्लास का चैप्टर 3 है बेटा आपका। और ये मेटलर्जी जो आपका है इसमें टॉपिक था आपका अक्रेंस ऑफ मेटल। ये आपको उसमें लास्ट टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, इससे पहले हमने यहाँ पे जो फ्लो चार्ट में बात की थी, जो मेटलर्जी है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है वो 4 स्टेप में आपका होता है। पहले स्टेप में हमने क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग की, फिर उसमें दूसरा जो स्टेप था उसमें और ड्रेसिंग किया। थर्ड स्टेप में हमने यहाँ पे क्या किया, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर। और जो फोर्थ स्टेप है आपका वो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ये टॉपिक। रिफाइनिंग ऑफ मेटल होता क्या है और इसमें आपके 3 प्रोसेस हैं, 3 मेथड है रिफाइनिंग ऑफ मेटल में। जब हायर क्लास में आप जाओगे तो इसके मेथड जो है वो आपके 6 या 7 के आसपास होते हैं। चलिए बेटा क्लास शुरू करते हैं। रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या है, देखिए अभी तक जो आपने क्रूड मेटल ऑब्टेन किया है थर्ड स्टेप से, उसमें अभी क्या है आपका, उसको हम प्योर फॉर्म बनाना चाहते हैं। उसके अंदर थोड़ी बहुत और जो इम्प्योरिटी बची है उसको भी हम क्या करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल जो है वो बेसिकली क्या है, जो आपका क्रूड मेटल है, जो क्रूड मेटल है और उसको हम क्या करना चाहते हैं, प्योर मेटल के अंदर चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, प्योर मेटल के अंदर क्या करना चाहते हैं, उसको चेंज करना चाहते हैं। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मतलब जैसे कच्चा तेल, आपका कच्चा तेल में पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरोसिन होता है, वैक्स होता है, आपका ये सारी चीज़ होती है। तो हमें क्या चीज़ उसके अंदर निकालनी है, उसमें से कौन सा कंपोनेंट निकालना है। मतलब क्रूड मेटल में अभी भी कुछ मात्रा में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, उस इम्प्योरिटी को निकाल के हमें प्योर मेटल में बदलना है। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, आपका रिफाइनिंग ऑफ मेटल कहलाएगा। तो अगर मैं कहूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कन्वर्जन ऑफ क्रूड मेटल इनटू प्योर मेटल नोन एज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो इसकी डेफिनेशन जो अगर मैं कहूँ, द कन्वर्जन कर दो, द कन्वर्जन ऑफ क्रूड मेटल इनटू प्योर मेटल नोन एज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। उसको क्या बोलेंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो रिफाइनिंग ऑफ मेटल है 10th क्लास में आपके यहाँ पे 3 मेथड आते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेथड आते हैं यहाँ पे। पहला जो मेथड हम बात करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की। ठीक है, और जो सेकेंड मेथड आपका, मतलब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग को एक और नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक बेटा, तो ये इसको यहाँ पे पहला आपका मेथड है। और दूसरा मेथड जो है यहाँ पे आपका है जोन रिफाइनिंग। क्या बेटा, जोन रिफाइनिंग। थर्ड मेथड आपका वैन आर्कले मेथड। वैन आर्कले मेथड। ठीक है, और यहाँ पे ये 3 मेथड आपके, फटाफट इसको राइट डाउन कर लो। फिर इसके बारे में बात करने वाले हैं, इनको डिटेल में लेंगे क्या क्या है आपके यहाँ पे। और जीवनी वाले स्टूडेंट जो हैं, आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे बेटा इसके बाद। तो अभी आपका 5 जुलाई चल रहा है, तो ये मान लीजिए 1 या 2 दिन में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज ये कंप्लीट कर दूंगा मैं। इसके बाद कोरोजन बचेगा, जो कि मैंने आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर में। और नए व्यूवर जो है उनके लिए मैं बना दूंगा कोरोजन की, जो आपका 10th क्लास में आता है। फटाफट एक बार राइट डाउन करिए। और आपके पास 2 चैप्टर और बचेंगे, 4th चैप्टर और 5th चैप्टर, वो 1 महीने में कर लेंगे आपका। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका अगस्त मान सकते हो, मिड अगस्त तक। फिर आपके पास आधा तो अगस्त बचेगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब 6 महीने आपके पास बचेंगे रिवीजन करने के लिए। ठीक है, जिस पे हम पिछले साल के पेपर करेंगे और रिवीजन भी करेंगे। फटाफट एक बार राइट डाउन कर दो इसको। चलिए बात करते हैं पहला मेथड आपका। जो पहला मेथड है आपका कौन सा बेटा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग को ही क्या बोलते हैं आप, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोलते हो।
लाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, ये आपका पहला मेथड है। क्या होता है इसके अंदर आपका, अगर बात करें हम पहले मेथड में, तो यहाँ पे क्या चीज़ है देखिए, नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे हम इस रिफाइनिंग में। इसलिए करते क्या है, जो क्रूड मेटल है आपका, क्रूड मेटल का एक ब्लॉक बनाते हैं, मतलब क्रूड मेटल लिया उसको एक ब्लॉक या रोड में बदल दिया, और ये जो रोड है आपकी उसको हम क्या करेंगे, सेल के साथ जोड़ेंगे जो कि एनोड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और एक लेंगे हम प्योर मेटल जो उसी रोड की होगी जो क्रूड मेटल है, और वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे आपका एक काम करेगा। यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने क्या किया, क्रूड मेटल को रोड बना लिया, ये आपकी रोड है, और एक मैंने ले ली प्योर मेटल। ठीक है, ये आपकी है प्योर मेटल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं कॉपर, मैंने जो ये रोड है वो ली है, क्रूड मेटल है, और किसकी ले ली, एग्जांपल ले रहा हूं मैं कॉपर का, और ये मैंने यहाँ पे ली है प्योर मेटल, और कॉपर की मैंने रोड ली है, और यहाँ पे मैंने इसको बैटरी के साथ जोड़ दिया। वो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो किसके साथ जोड़ना है, क्रूड मेटल के साथ, और हमें पता है पॉजिटिव टर्मिनल जैसे जोड़ते ही एनोड की तरह बिहेव करने लग जाएगा, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल जिसके साथ जुड़ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। हाँ या ना। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस सेल के अंदर उसी का ही एक्वस सॉल्यूशन ले लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या करा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, मतलब इसके अंदर आपका CO2 प्रेजेंट है और SO4 2-%, ये आपका प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या कि सबसे पहले आपका क्या होगा, एनोडिक रिएक्शन स्टार्ट होगी। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन जब भी होती है उसमें हम सबसे पहले डील किसका करते हैं, एनोड रिएक्शन डील करते हैं। मैंने आपको कई बार भी बता चुका हूँ, जब भी हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं उसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, उसमें हम एनोडिक रिएक्शन पढ़ते हैं, क्योंकि एनोडिक रिएक्शन में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तभी तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा आपका। भैया आपको कोई पैसे दे रहा है, कोई पैसे दे रहा है तभी तो आप लोगे, अगर कोई पैसे देगा ही नहीं तो आप लोगे कहाँ से पैसे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि एनोड के ऊपर होगा ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हम डील करेंगे एनोडिक रिएक्शन, देन उसके बाद क्या करेंगे, हम कैथोडिक रिएक्शन डील करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कैसे आपकी रिएक्शन स्टार्ट होगी आपकी, एक बार आप ऊपर वाली चीज़ उतार लेना है ऐसे। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एनोडिक रिएक्शन। एनोडिक रिएक्शन आपकी बेसिकली है क्या, एनोडिक रिएक्शन में आपका क्या है, कॉपर की रोड है, कॉपर की रोड जो होगी वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, CO2+ और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। ये एनोड के ऊपर रिएक्शन होगी। एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया बेटा आपका, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद जो हुआ आपका क्या होगा, कैथोडिक रिएक्शन होगी। कैथोडिक रिएक्शन में क्या आपके क्या है कि ये जो कॉपर है इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ पे आपका क्या है, ये CO2+ की फॉर्म में आ गया। मतलब सॉल्यूशन के अंदर ये आपका जो कॉपर रोड है वो आपका CO2+ की फॉर्म में आ चुका है।
यहाँ पे जो रोड थी वो धीरे धीरे से क्या होती जाएगी, डिग्रेडेट होती जाएगी, क्योंकि Cu2+ आता जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्यूशन के अंदर जो Cu2+ ये वाला वो यहाँ पे क्या होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा। मतलब यहाँ पे एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ और वहाँ पे ऑक्सीडेशन होते Cu2+ आयन जो हुआ एक्वस में चला गया, और एक्वस में जो Cu2+ था, क्योंकि यहाँ पे आपने इसका सॉल्यूशन ले रखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है Cu2+ वो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे यहाँ पे आता जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके, और इस रोड के ऊपर कितने आगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस Cu2+ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे Cu2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, और गेन करते ही यहाँ पे Cu आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा, हाँ या ना। अगर आप देखोगे ध्यान से तो नेट रिएक्शन जो है वो यहाँ पे क्या दिख रही है, सारी चीज़ आपकी यहाँ पे कट चुकी है। नेट रिएक्शन में हमें ये देखने को मिलेगा कि नो चेंज, बट यहाँ पे हमें देखते हैं कि ये जो आपका एनोड के अंदर जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, मतलब धीरे धीरे आपकी क्या होती जाएगी, जो एनोड है आपकी रोड वो डिग्रेडेट होती जाएगी, और इसके नीचे जो है, इसके नीचे जो है आपका यहाँ पे आपका जो मड था प्रेजेंट, इस रोड के अंदर जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट थी वो तो आपकी इस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगी, बॉटम, मतलब इस रोड के जस्ट नीचे क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनोड के अंदर इम्प्योरिटी थी वो एनोड के नीचे ही जस्ट क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। आप कभी रेत पानी के अंदर गिलास के अंदर पानी लो, उसके अंदर रेत डालोगे तो वो जस्ट आपकी धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी। बिल्कुल यहाँ पे भी यही होगा, जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो इम्प्योरिटी अब कोई बाइंडिंग करने वाला है नहीं, अब वो वहाँ पे ग्रेविटी काम करेगी तो उसके जस्ट नीचे क्या हो जाएगी, वो गिर जाएगी। एनोड की साइड गिरी है, तो यहाँ पे ये क्या है, मड है, एक तरीके से कीचड़ी तो है आपका, इम्प्योरिटी जो है, तो इसको हम नाम दे देते हैं एनोड मड। क्या दे देते हैं, एनोड मड। इस एनोड मड को ही हम क्या बोलते हैं, एनोड स्लग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एनोड स्लज, ठीक है, एनोड स्लज भी इसको बोला जाता है। अब हमने ये देखा कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, आपका रिडक्शन। अब यहाँ पे जो आपकी इम्प्योर मेटल थी वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, इसके ऊपर डिपॉजिट होती जाएगी, हाँ या ना। यहाँ पे आपकी धीरे धीरे ये जो रोड है वो क्या होती जाएगी, मोटी होती जाएगी आपकी, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये आपका जो डायग्राम है, अब मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ, इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें चेंज होगी, फटाफट एक बार इसके राइट डाउन कर लो एक बार जल्दी से। देखिए अब मैं दोनों डायग्राम से आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। यहाँ पे ये आपकी रोड है और ये आपकी ये आपका क्या है, एनोड है, और ये आपका कैथोड है, और ये क्या है, आपकी क्रूड मेटल है। ये आपकी क्या है, प्योर मेटल है, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्या होगी, रिएक्शन शुरू होगी। क्या रिएक्शन होगी आपके एनोड के ऊपर, एनोड के ऊपर Cu2+, Cu जो हो आपका Cu2+ देगा और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस देगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपकी कैथोड के ऊपर आ जाएंगे। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, प्योर मेटल कैथोड की तरह, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ पे जो कैथोड है, कैथोड क्या है आपका Cu2+, जो आपकी यहाँ पे जो आयन प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ पे Cu2+ आपके सॉल्यूशन में आते जाएंगे। जो सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट है आपके Cu2+, वो आपके क्या होते जाएंगे,
इसके ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे। अब यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व करके देखोगे, जो Cu2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Cu में चेंज हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे ये जो रोड है वो डिग्रेडेड होती जाएगी आपकी। ये जो रोड है वो आपकी डिग्रेडेड होती जाएगी और कॉपर का डिपॉजिट जो आपका Cu2+ वो क्या होता जाएगा, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा। और यहाँ पे इसकी जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है बेटा, वो क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। हाँ या ना। हम जो रोड ले रहे थे वो अब क्या होती जाएगी, आपकी इसकी विड्थ क्या होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। तो यहाँ पे ये जो आपके जो क्रूड मेटल है, और यहाँ पे क्या था आपका सॉल्यूशन, जो कि किसका, आपका Cu2+ और SO4 मतलब कॉपर सल्फेट का आपका यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन है। और यहाँ पे धीरे धीरे आपका क्या होता जाएगा, एनोड के नीचे मड इकट्ठा होता जाएगा, जिसको एनोड मड के नाम से जानते हैं या एनोड स्लज के नाम से भी जानते हैं। हाँ या ना। यहाँ पे ये जो रेड कलर का वो क्या दिख रहा है आपका, कि कॉपर का डिपोजिशन हुआ है। जो कॉपर का है वो डिपोजिशन हुआ है। अब यहाँ पे ये आपका प्रोसेस होता जाएगा और जो क्रूड मेटल है वो आपकी डिपॉजिट होती चली जाएगी कैथोड के ऊपर। फाइनली आप ये ऑब्ज़र्व करके देखोगे, जो कैथोड आपने ली थी उसकी मोटाई आपकी बढ़ चुकी है और एनोड आपकी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। गायब इसलिए हो जाएगी क्योंकि वो सॉल्यूशन के अंदर चलेगी और सॉल्यूशन का जो Cu2+ था वो आपका कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो गया। यहाँ पे इसी तरह से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करेंगे। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में अगर मेटल को, क्रूड मेटल को हम अगर रिफाइनिंग करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन लिख दीजिए फटाफट इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की। इसमें लिखना, द कन्वर्जन ऑफ क्रूड मेटल, द कन्वर्जन ऑफ क्रूड मेटल into pure metal by using electricity and salt solution known as electro refining, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लिखना, इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अब मैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बता रहा हूँ ये क्या क्या चीज़ें आपकी होती है। इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्रूड मेटल चेंज इनटू ब्लॉक और रोड शेप and act as a anode in electrolytic cell while pure metal act as a cathode, and these rod, ऐसे लिखना, and these rod dipped into double salt solution नेक्स्ट लाइन से लिखना, here redox reaction will be occur, so first we deal anodic reaction,
एनोडिक रिएक्शन in which copper rod become oxidized and copper ion goes to salt solution. So सेम अमाउंट यहाँ से जितने आएंगे, सपोज कीजिए अगर 5 कॉपर आयन अगर आए यहाँ से, तो 5 कॉपर आयन क्या करेंगे, आपके कैथोड के ऊपर क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे. सो सेम अमाउंट ऑफ कॉपर आयन goes from aqueous solution and reduce at cathode so in electro refining the metal from anode does not get directly deposit on cathode. ये क्वेश्चन कभी कभी इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो कॉपर आयन हो सीधा डिपॉजिट हुआ है, इनडायरेक्टली हुआ है, क्योंकि वो पहले क्या आएगा, सॉल्यूशन के अंदर आएगा, और सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट है कॉपर आयन वो डिपॉजिट होगा आपका कैथोड के ऊपर. तो डायरेक्टली डिपॉजिट नहीं होगा आपका, इनडायरेक्टली डिपॉजिट होगा आपका. ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखना इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखना, इसमें लिखो बेटा, the impurity which is present in crude metal becomes settled down at the bottom of anode. This is known as anode mud or anode sludge. ठीक है, स्टार करके एक बात लिख देना बेटा कि ये जो आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड है ना, ये किस किस मेटल के लिए काम में आता है. तो इसमें लिखना इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड, स्टार करके लिख देना. इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड इज बेसिकली यूज्ड फॉर सिल्वर गोल्ड कॉपर कोमा निकल कोमा जिंक मेटल्स ETC जिंक मेटल्स. ठीक है, इन मेटल्स के लिए आपका क्या है, ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेटल्स काम में आता है. उसके बाद ये डायग्राम बना देना. ठीक है ना, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई. एक बार दोबारा देख लीजिए. हम क्या करते हैं कि जो क्रूड मेटल है उसका एक ब्लॉक बनाते हैं, रोड बनाते हैं, और इसको एनोड को लगा देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में. जो प्योर मेटल है उसी का उसको कैथोड लगा देते हैं. और यहाँ पे ये आपने देखा भी होगा कि जो आपका क्रूड मेटल है उसकी विड्थ ज़्यादा है शुरू में, जबकि आपका एनोड जो है आपका मतलब कैथोड जो है आपका उसकी जो विड्थ है, उसकी जो चौड़ाई है वो कम है. यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, डबल सोल्ट सॉल्यूशन ले लेंगे. यहाँ पे कॉपर सल्फेट ले लिया अपन ने, इसी में कुछ एसिडिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें H2SO4 भी डाल देते हैं. डबल सोल्ट सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, जिसमें 2 कैटायन और 2 एनायन हो. सिंपल सोल्ट जैसे NaCl है, जिसमें 1 कैटायन और 1 एनायन हो, उसको बोलते हैं सिंपल सोल्ट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले एनोड रिएक्शन होगी, फिर आपकी कैथोड रिएक्शन होगी. एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और आपकी कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है. यहाँ पे ये नेट रिएक्शन अगर देखोगे तो नो चेंज अपने को मिलेगा, पर इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपर आयन जो है जो एनोड का है
वो आपका डिज़ोल्व होता जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, और जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो आपकी इसके नीचे ही क्या हो जाएगी, सेटल डाउन, जिसको एनोड मड और एनोड स्लज बोलते हैं। और जो सॉल्यूशन में कॉपर आयन प्रेजेंट है वो आपका क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लेके आपका यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा। जो कॉपर आपकी डिपॉजिट होती जाएगी आपकी कैथोड के ऊपर, और आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल प्योर कॉपर मेटल मिलेगा। ठीक है, डायग्राम उतार दिया होगा आपने। चलिए दूसरी बात करते हैं अब आपका चलिए देखिए दूसरा आपका जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग मेथड। ठीक है, जोन रिफाइनिंग मेथड क्या चीज़ है आपकी जोन रिफाइनिंग मेथड आपका? देखिए होता क्या है उसमें, हम यही करेंगे। सबसे पहले क्रूड मेटल है आपका, उसको हम ब्लॉक या रोड में चेंज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, जो क्रूड मेटल है आपके पास उसको हमने क्या किया, करा कि एक रोड के अंदर चेंज कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको रोड के अंदर चेंज करा। ठीक है, रोड के अंदर हमने इसके अंदर क्या कर लिया, चेंज कर लिया। ये आपका क्रूड मेटल है। ठीक है, ये आपका क्रूड मेटल है। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक साइड से एक सर्कुलर हीटर ले लिया। ठीक है, ये आपका सर्कुलर हीटर है। यहाँ पे मतलब आपने इस रोड को यहाँ पे, सपोज कीजिए आपके पास ये रोड है, इसके पास हमने क्या किया है, यहाँ पे जो स्प्रिंग है आपके पास, आपने देखी होगी हीटर की स्प्रिंग, उसको हमने क्या किया, इसको इसके चारों तरफ इस तरह से फिट कर दिया। और हम एक एंड से इस सर्कुलर हीटर को एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाते हैं स्लोली स्लोली। अब होगा क्या, यहाँ पे देखिए ये जो मेथड है वो बेसिकली किस प्रिंसिपल पे काम करता है। यहाँ पे ये जो है वो कहता है कि जो इम्प्योरिटी है, जो इम्प्योरिटी है आपकी, वो आपकी क्या होती है, फास्टली डिजोल्व होती है किसमें, मोल्टन स्टेट में। इम्प्योरिटी आर फास्टर डिजोल्व इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट मतलब मेल्ट एरिया जो है आपका, जो आपका मेल्ट एरिया है उस साइड आपका डिजोल्व जल्दी होगी। तो हमने क्या किया, ये जो आपकी रोड है इसको एक साइड से गर्म करना शुरू किया। गर्म करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो क्रूड मेटल है, यहाँ पे जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, आपका मेल्ट होगा, बिल्कुल मोल्टन स्टेट में आ जाएगा। और इसके अंदर जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो वहाँ पे सपोज कीजिए ये आपकी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। ठीक है, ये इम्प्योरिटी क्या करेगी, आगे की साइड क्या करेगी, जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपका मोल्टन एरिया है। इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट थी आपकी किनारे की साइड, आपने जैसे ही गर्म किया तो वो आगे की साइड मूव करते जाएगी, क्योंकि इम्प्योरिटी आर फास्टर डिजोल्व इन मोल्टन स्टेट। वो जहाँ पे आपका मेल्ट एरिया है वो उसकी साइड क्या आती जाएगी, जाती जाएगी। अब जाती जाएगी आपकी इस साइड आपकी मूव करती चली जाएगी। तो यहाँ पे आपका क्या होता जाएगा, ये धीरे धीरे आपका क्या होता जाएगा, मूव होता जाएगा। और यहाँ पे एक सिचुएशन कुछ ऐसी आएगी कि ये आपका जो सर्कुलर हीटर है, यहाँ पे ये आपका जो सर्कुलर हीटर है वो आपका एक साइड से दूसरी साइड आप इसने ट्रैवल कर लिया। यहाँ पे आ गया सर्कुलर हीटर आपका, ये आपका क्या है, सर्कुलर हीटर। ठीक है बेटा, ये आपका सर्कुलर हीटर है। और यहाँ पे ये जो इम्प्योरिटी है वो आपकी क्या आ गई, यहाँ पे इकट्ठी होगी। देखिए इम्प्योरिटी आपकी ऐसी बात नहीं कि इस अलोंग द फुल लेंथ में है। अब इम्प्योरिटी यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी आपकी, अब यहाँ पे भी आपकी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी। जैसे ही आपका सर्कुलर हीटर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या होगी, ये इम्प्योरिटी आगे चली जाएगी। जैसे यहाँ पे आएगा सर्कुलर हीटर तो ये आपकी इम्प्योरिटी जो थी वो आगे चली जाएगी। मतलब
आपको एंड द यहाँ पे लास्ट में आपको क्या मिलेगा कि इम्प्योरिटी जो है वो एक साइड क्या होगी, इकट्ठी हो चुकी है आपकी। जहाँ पे इकट्ठ साइड में जाती, आप इस सर्कुलेटर को क्या कर दोगे, ऑफ कर दोगे। अब ऑफ करते ही इसको रिमूव कर लो, और जहाँ पे इम्प्योरिटी प्रेजेंट है आपकी, ये इम्प्योरिटी प्रेजेंट, इसको कट कर दो। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को आपको क्या करना है, सेवरल टाइम रिपीट करना होता है। मतलब जोन रिफाइनिंग में जो सर्कुलर हीटर है वो क्या करना है, आपको एक डायरेक्शन में बार बार रिपीट करना है। मतलब पहली डायरेक्शन में इस साइड रिपीट करना है, दोबारा हीटर को वापस लेकर आओ, फिर दोबारा यहाँ पे रिपीट करो। ऐसे नहीं कि आपने एक बार तो इस साइड में रिपीट करवा दिया फिर दोबारा, वो तो फिर आपकी इम्प्योरिटी जो पहले एक साइड से दूसरी साइड गई तो फिर आपकी वो तो मूव ऐसे करती रहेगी इम्प्योरिटी, क्योंकि इम्प्योरिटी जो है वो आपका मोल्टन स्टेट में ज़्यादा फास्ट डिजोल्व होती है, उस साइड जाना चाहती है। तो हम क्या करते हैं, इस हीटर को एक बार दोबारा यहाँ पे लेके आएंगे, इम्प्योरिटी थोड़ी बहुत प्रेजेंट भी होगी इसके अंदर, तो वो क्या होती जाएगी, दोबारा आपकी मोल्टन एरिया की साइड जाती जाएगी। फिर अगर दोबारा करोगे, दोबारा आपकी जो इम्प्योरिटी वो फाइनली आपकी क्या होगी, रोड के एक एंड की साइड सेटल डाउन हो जाएगी। हम क्या करेंगे, उस रोड को काट देंगे, और यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो मेटल आपका कैसा मिलेगा, ये जो रोड मिली है आपको वो कैसी मिली है, प्योर मेटल मिली है। क्या मिली बेटा आपको, प्योर मेटल। यहाँ पे कैसी थी आपकी, क्रूड मेटल थी। ठीक है, ये आपका है जोन रिफाइनिंग आपका मेथड। जोन रिफाइनिंग मेथड जो है, ये जो प्रोसेस होता है सारा, ये इनर्ट एटमॉस्फेयर में होता है। इनर्ट एटमॉस्फेयर में अपन इनर्ट गैसेज ले लेते हैं, हीलियम, नियोन, CO2 गैस, इस तरह की अपन कोई गैस ऐसी ले लेंगे जो कि इनर्ट नेचर की होंगी। मतलब कुल मिला के बात, ये जोन रिफाइनिंग मेथड होगा वो आपका किसके अंदर होगा, यहाँ पे जो आपका ये एनवायरनमेंट है वो कैसा है, इनर्ट नेचर का है, इनर्ट एटमॉस्फेयर है। ऐसा क्यों करेंगे, ताकि आपके जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन ना हो उसके, क्योंकि मेटल का ऑक्सीडेशन हो गया तो दोबारा वो आपका क्या बना देगा, मेटल ऑक्साइड बना सकता है, और कुछ भी बना सकता है आपका मेटल ऑक्साइड। तो हम क्या चाहते हैं, एक प्योर मेटल चाहते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हम क्या करते हैं, इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं। तो मोल्टन रिफाइनिंग जो आपका जोन रिफाइनिंग आपका मेथड है, उसमें आपका जो इम्प्योरिटी है वो रोड के एक साइड से दूसरी साइड हम क्या कर देते हैं, इकट्ठी कर देते हैं, और जो इकट्ठी आपकी इम्प्योरिटी उसको कट करके हम प्योर मेटल को ऑब्टेन कर देते हैं। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। ये आपकी क्या है, जोन रिफाइनिंग मेथड। जोन रिफाइनिंग मेथड जो है वो किस में काम आता है, देखिए जोन रिफाइनिंग मेथड जो है वो आपका, जिसमें हम मिले हाईली प्योरिटी मेटल चाहिए, जैसे सेमीकंडक्टर्स हैं। क्या है बेटा, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें काम आएगा। सेमीकंडक्टर आपके सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इस तरह के। ठीक है, और इसमें जो न्यूक्लियर प्लांट है आपके, न्यूक्लियर जो प्लांट होते हैं, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम भी हमें प्योर मेटल चाहिए। और यूरेनियम में आपके यहाँ पे क्या है, जो यूरेनियम हो उसको भी प्योर, मतलब अल्ट्रा प्योर जो मेटल है, मतलब प्योर, आपको प्योर से प्योर भी चाहिए। तो यहाँ पे हम उन मेटल्स के लिए क्या यूज़ करते हैं, जोन रिफाइनिंग मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आपको सारी बातें चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बस सिंपल सा मेथड आपका, रोड को हम एक साइड से सर्कुलेटर से गर्म करता लेके आएंगे, इनर्ट एटमॉस्फेयर की प्रेजेंट में जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो वो क्या होती जाएंगी, आपकी मोल्टन स्टेट में डिजोल्व होती जाएंगी, वो एक एंड से दूसरे एंड तक इकट्ठी होती जाएंगी। पर यहाँ पे रिपीटिशन जो करना होता है अपने को, सर्कुलर हीटर को एक ही डायरेक्शन में करना होता है। ठीक है, तो फाइनली आपको जो इम्प्योरिटी वो एक साइड आ जाएगी, उसको कट कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में लिखना फटाफट जल्दी से, इसमें लिख दो बेटा। द इम्प्योर मेटल इज कन्वर्टेड इनटू, द इम्प्योर मेटल कन्वर्टेड इनटू ए बार रोड, इनटू बार और रोड which is heated at one end, which is heated at one end with a circular heater, with a circular heater, so that impurity are
so that impurity are dissolved in molten state area and this process is repeated several times till the impurity are completely removed या ड्राइवन कर दो। ड्राइवन मतलब आपने इम्प्योरिटी एक साइड ड्राइवन कर दी, ड्राइवन टू वन एंड ऑफ रोड which is then cut off and we get pure metal स्टार करके एक बात लिख देना बेटा। जोन रिफाइनिंग मेथड occur in inert atmosphere to prevent oxidation of metal किस किस में काम आता है ये लिख देना, ठीक है। जो रिफाइनिंग मेथड इज़ बेसिकली यूज इन सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम एंड न्यूक्लियर प्लांट लाइक यूरेनियम। ठीक बेटा, इसको उतार दो। नेक्स्ट आपका वैन आर्कले मेथड। चलिए वैन आर्कले मेथड क्या चीज़ है देखिए। चलिए बात करते हैं वैन आर्कले मेथड। देखिए वैन आर्कले मेथड बेसिकली वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड होता है, ठीक है। तो एक तरीके से इसमें हम क्या करते हैं, जो क्रूड मेटल है उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, हीट करते हैं और हीट करके उसको वेपर फेज में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। वेपर फेज में चेंज करने से फ़ायदा क्या होगा, जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो वेपर फेज में चेंज नहीं होगी। तो हम सबसे पहले क्रूड मेटल को चेंज किस में करते हैं, वेपर फेज में चेंज करते हैं, और आपकी इम्प्योरिटी जो वो लेफ्ट रह जाती है, पीछे रह जाएगी, क्योंकि वो तो वेपर फेज में चेंज नहीं होगी। अब वेपर को हमने क्या कर लिया, एक साइड इकट्ठा कर लिया। अब उसको हम क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं दोबारा, और हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्योर मेटल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, प्योर मेटल ऑब्टेन होगा। देखिए जो क्रूड मेटल है आपका, उस पे हम यहाँ पे T1 टेम्परेचर देते हैं, मतलब टेम्परेचर तो देंगे ऑब्वियसली बात है, और यहाँ पे T2 टेम्परेचर होगा। आपको यहाँ पे ये विशेष ध्यान रखना कि वैन आर्कले मेथड जो आपका, मतलब ये वेपर फेज रिफाइनिंग जो मेथड होते हैं, उसमें जो T1 और T2 है, इसका रेशियो जो है अप्रोक्सीमेटली, अगर ये T1 है तो T2 जो हुआ आपका जो टेम्परेचर होगा 2 से 3 टाइम्स ज़्यादा होगा। मतलब कहने का अर्थ क्या है, अगर सपोज कीजिए T1 टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस है तो ये आपका 50 होगा, ये आपका 75 डिग्री सेल्सियस होगा। आ रही बात समझे। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ वैन आर्कले मेथड यहाँ पे किस में काम आता है। एक तो जर्कोनियम जो आपके हैं, जर्कोनियम है, और आपका यहाँ पे टाइटेनियम है। इन मेटल्स को हम प्योर करने के लिए वैन आर्कले मेथड यूज़ करते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं आप उन टाइटेनियम ले लिया और उसको हम रिएक्शन कराते हैं आयोडीन के साथ। ऐसे कोई सेलेक्टिवली रिएजेंट्स होते हैं जो कि इसको वेपर फेज में आराम से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर लिया है, इसको चेंज कर लिया, ठीक है।
यहाँ पे फिर इसको क्या करेंगे, डिकम्पोज कर देंगे, जो इम्प्योरिटी वो पीछे रह गई। यहाँ पे जो आपकी टाइटेनियम है वो टाइटेनियम कैसा है, क्रूड मेटल का है ना। और यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया दोबारा। डिकम्पोज करते ही यहाँ पे आपके पास टाइटेनियम जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, प्योर मिलेगा। और इसके साथ जो आपको आयोडीन जो आपने लिया था गैस, वो एज इट इज़ मिल जाएगा। यहाँ पे जो टाइटेनियम मिला वो कैसा है, प्योर है, ठीक है। इसी तरह से जैसे जर्कोनियम है उसको आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएंगे बेटा, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम होगा, जर्कोनियम I4, यहाँ पे ये वोलेटाइल नेचर का हो गया। ये कैसा है, वेपर फेज, इसकी वेपर फेज है, ठीक है। यहाँ पे भी इसकी क्या है, वेपर फेज है। इसको जैसे डिकम्पोज करोगे आप तो आपको ZR और प्लस में 2I, ठीक। टेम्परेचर की अगर बात करूँ तो मैं टेम्परेचर भी लिख देता हूँ यहाँ पे बेटा। टाइटेनियम में जैसे आपका यहाँ पे टेम्परेचर है तो 523 केल्विन है। इसका जस्ट ट्रिपल टेम्परेचर कितना होता है आपका, 1500 के आसपास होता है। मतलब आपको अप्रोक्सीमेट अगर याद भी ना रहे तो आप एग्ज़ाम में 500 केल्विन और यहाँ पे 1500 केल्विन लिख सकते हो। मैं एग्जैक्ट डाटा लिख रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो दूसरा है वो आपका है 1700 केल्विन। 1500 केल्विन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपको ये ध्यान में रखना कि 3 टाइम आपको बढ़ा के लिखना होता है टेम्परेचर। जर्कोनियम में टेम्परेचर अगर देखें तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 870 केल्विन है और यहाँ पे आपका है 2075 केल्विन, ठीक है। इतना आपका एक केल्विन होता है। अगर आपको टेम्परेचर भी याद ना रहे तो आप करना क्या, वहाँ पे स्मार्ट वे यूज़ करना है। इसको T1 लिख देना और यहाँ पे T2 जो है वो T2 इज़ ग्रेटर देन T2, बस बात खत्म। यहाँ पे भी क्या है, T1, और यहाँ पे जो T2 लिखो वो क्या लिख दोगे, T2 इज़ ग्रेटर देन T1। भाई T2 जो होगा T1 से क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। टेम्परेचर याद ना रहे तो उस टाइम पे ये यूज़ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, वैन आर्कले मेथड है। वैन आर्कले मेथड में क्या करते हैं, जो क्रूड मेटल उसको वाले वेपर फेज में चेंज करते हैं, जिसके कारण इम्प्योरिटी आपकी पीछे रह जाती है। इम्प्योरिटी आपके पीछे रहेगी, उस वेपर को हमने इकट्ठा कर लिया, उसको डिकम्पोज करके प्योर मेटल मिल जाएगा। क्योंकि जो वेपर में आएगा, वेपर में मिलेगा, वो आपके वेपर में यही तो है, इम्प्योरिटी तो पीछे रहेगी आपकी। और उसको जैसे डिकम्पोज करोगे तो आपको ये यहाँ पे क्या मिल जाएगा, टाइटेनियम जो है वो प्योर मिलेगा, आया ना। जो आपको टाइटेनियम सॉलिड हो वो प्योर मिलेगा, जर्कोनियम जो हो वो भी आपको कैसा मिलेगा, सॉलिड मिलेगा। फटाफट एक बार लिख दो इसके बारे में जल्दी से। In this method, crude metal is heated with a suitable substance. इसमें लिखना बेटा। In this method, the crude metal is heated with a suitable substance, so that the pure metal convert into unstable pure phase। अनस्टेबल होती है जो आपकी वेपर फेज, वो कैसी है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल वेपर फेज leaving behind impurity। The unstable compound further decompose by heating to give pure metal, and this process is known as Van Arcle method। नेक्स्ट आगे स्टार करके लिख दो। Van Arcle method basically used for zirconium and titanium metals।
जर्कोनियम एंड टाइटेनियम मेटल्स। ठीक है, ये आप उतार लोगे इसको। ठीक है बेटा, मतलब आपको जर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए काम में आती हैं। टेम्परेचर याद रखो तो याद रख सकते हो, नहीं तो मैंने आपको T1 और T2 का फंडा बताया वो कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक आपका बचा है और एक एक्टिविटी बची है आपकी, कोरोजन है। वैसे मैंने आपको क्लास में बता दिया है, पर नए व्यूवर जो हैं उनके लिए मैं बता दूँगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। मतलब 1-2 दिन में आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर दूँगा मैं। उसके बाद जो है वो आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और पीरियोडिसिटी ऑफ मैटर, जो आपके एलिमेंट्स होते हैं 5th चैप्टर, वो आपके कर देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें। इसको लाइक करके नहीं जाते आप वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।